हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहां पे मुख्य रूप से हम रोज एक आर्टिकल्स जो है आपके प्रीलिम से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं उसका डिस्कशन करते हैं हम लोग मिलके। तो आज हमारा जो आर्टिकल्स है जो है एसटी कमीशन पे, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन जो है, जैसे आपको पता भी है कि इसका 22वां जो है मुख्य रूप से देखा जाए स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो इसी के संदर्भ में हमारा आर्टिकल्स, अब यहाँ से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं आपके प्रीलियम से उसका हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे कि इसका चेयरपर्सन कौन होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो कमीशन है उसका का। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर और मुख्य रूप से देखा जाएगा कि किस आर्टिकल में है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे और साथ साथ जो संविधान के जो भाग हैं उनके भी चर्चा करेंगे। तो अभी हाल ही में यानी 19 तारीख को इसका 22वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है, किसका, एसटी कमीशन का। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ इस एसटी कमीशन के बारे में, तो शेड्यूल्ड ट्राइब जो कमीशन है ये दोनों जो है, पहले एससी और एसटी कमीशन जो है 338 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। आर्टिकल 300, कौन सा आर्टिकल 338 यानी 338 में इसका वर्णन था पहले दोनों का। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब दोनों का। लेकिन एक संवैधानिक संशोधन होता है, 89वां संवैधानिक संशोधन, जो कब होता है, सन 2003 में। ठीक है, सन 2003 में होता है 89वां संवैधानिक संशोधन, और उसके द्वारा जो है एससी एंड एसटी कमीशन था, इसको पार्ट करके अलग अलग करके इसको एसटी कमीशन बना दिया गया। ठीक है, अब एसटी कमीशन जब बनाया गया तो एसटी कमीशन अगर हम देखेंगे एसटी कमीशन, तो देखिए मैं क्या बताया कि 89वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2003 में ये बना कौन सा कमीशन, एसटी कमीशन। किससे हटके, एससी कमीशन से हटके बना। अब अगर आप पूछेंगे कि जब ये बना तो ये कैसा संविधान, कैसा निकाय है, यानी यह वैधानिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है, तो देखा जाए इस समय अगर वर्तमान स्टेटस इन दोनों का देखा जाए तो वर्तमान स्टेटस इन दोनों का जो है ये है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है, यानी यह संवैधानिक निकाय है। क्या है, संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय दोनों है तो कहीं ना कहीं इसका आर्टिकल में जिक्र किया गया होगा। तो इसका जो एससी है, एससी आयोग है, उसका मुख्य रूप से देखा जाए 338 यानी अनुच्छेद 338 में इसका वर्णन आप देखने को आपको मिलेगा। अनुच्छेद 368 में, सॉरी 338 में कौन सा आयोग है, शेड्यूल जो मुख्य रूप से कास्ट है, शेड्यूल जो कास्ट मुख्य रूप से वह जो आयोग है, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यह किस में है, अनुच्छेद 338 में है। और जो 89वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया वह किस में है, तो वह है आर्टिकल 338 ए में, 338 ए में जोड़ा गया। ठीक ना, अब 338 में अब ये क्या हो गया, NCST हो गया। NCST मतलब क्या, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से बना कब, तो 2003 में बना है 89वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और ये याद रखिएगा ये दोनों के दोनों संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। तो 338 में है, आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और 338 ए में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, और वह जो था वह कौन सा था, अनुसूचित जाति आयोग। तो अभी भी है वो 338 में देखा जाए तो अनुसूचित जाति आयोग है, और ये है अनुसूचित जो है जनजाति आयोग है। ठीक, 338 में। ठीक, एक और आर्टिकल हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, आर्टिकल 338 बी। अब इसमें क्या है, तो इसमें आप देखेंगे 102वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया 338 बी। तो 338 बी जोड़ा गया 102वां संवैधानिक संशोधन। अब इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा ओबीसी को, अदर बैकवर्ड जो क्लॉसेस हैं, उसके लिए एक संवैधानिक आयोग बनाया गया। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया। ठीक है, यानी मुख्य रूप से जो पिछड़ा जाति जो आयोग है
वो एक प्रकार का इस समय देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक निकाय है। और किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? 102वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 338 बी में जोड़कर बनाया गया एनसीबीसी या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो जाके इसको मान्यता मिली है। हालांकि इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, 1993 में इंदिरा साहनी केस जो आया था उसके बाद आप देखेंगे तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस उस समय बना था, लेकिन उस समय वो वैधानिक आयोग था। इस समय यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए कुछ आर्टिकल जो है उसका मुख्य रूप से भाग जो संविधान का उसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से भाग में कौन कौन से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो पार्ट 1 में अगर देखा जाए, याद आप कैसे रखेंगे, तो जो संविधान का भाग 1 है, भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र का बात है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसके बारे में किसमें कहा गया है? आर्टिकल 1 में कहा गया, ठीक है। सॉरी, मुख्य रूप से देखा जाए पार्ट 1 में, यानी भाग 1 में कहा गया। ठीक वैसे ही अगर देखा जाए भाग 2 की अगर हम बात करें तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है भाग 2, ठीक है। ठीक, भाग 3 की अगर बात किया जाए तो किससे? मौलिक अधिकार से, मौलिक अधिकार से। तो मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा है? भाग 3 है आपका। ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो भाग 4 अगर देखा जाए तो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ठीक, भाग 4 को भी इसमें जोड़ा गया है। भाग 4 का भाग 4A जो जोड़ा गया आपका कौन सा? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। तो 4 क में आप देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। ये संविधान जब बना था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था, मूल संविधान में यह नहीं था, 1976 में जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे, ठीक है। भाग 5 में अगर देखा जाए तो संघ के बारे में है। संघ में आपका सर्वोच्च न्यायालय, संसद, ये सब भाग 5 में है, ठीक है। उसके बाद से भाग 6 में अगर देखा जाए तो राज्य है, यानी राज्य सरकारें हैं। तो राज्य सरकार में आपके राज्य के विधानमंडल, राज्य की विधायिका, उसके बाद से राज्यपाल से लेके आपका पूरा जो विधायिका है राज्य का वह, और जो हाई कोर्ट है वो सब एक भाग 6 में है वर्णन है, ठीक है। ठीक, भाग 7 में अगर देखेंगे तो भाग 7 इस समय निरस्त है, भाग 7 के बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी नहीं है। ठीक, भाग 8 में अगर हम चलें तो भाग 8 में आप याद रखेंगे, भाग 8 में जो है वह क्या है? तो यूटी के बारे में है, यानी संघ शासित जो प्रदेश है, यानी आप देखते होंगे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन किसमें है? भाग 8 में है। ठीक, भाग 9 में अगर आए तो भाग 9 को जोड़ा गया, आपको पता है 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, तो पंचायत से संबंधित है। ठीक, 9 का जो है यह 74वें द्वारा जोड़ा गया, और यह किससे संबंधित है? नगर पालिका से। अब शेड्यूल कभी फिर हम लोग आर्टिकल ऐसा आएगा तो शेड्यूल के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसका वर्णन शेड्यूल में भी है, अनुसूची जो है दिया गया है उसमें भी है, ठीक है। 9 ख में अगर देखा जाए नगर पालिका के बाद से तो यह है सहकारी संघवाद। फिर 10 में अगर देखा जाए, 10 में क्या है? तो 10 में जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल जो कास्ट है, ये तो शेड्यूल ट्राइब जो एरिया है वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे प्रशासन से संबंधित है, यानी अनुसूचित व जनजाति, इनके प्रशासन के बारे में, भाग 10 में है। 11 में क्या है? केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध अगर आप देखेंगे तो 11 में है। भाग 12 में अगर आप देखेंगे तो भारत जो 12 वाला भाग है उसमें क्या है? तो वित्त से संबंधित प्रावधान है। किससे संबंधित? वित्तीय प्रावधान। तो वित्तीय प्रावधान अगर आप देखेंगे तो भाग 12 में यह है, मुख्य रूप से फाइनेंस वगैरह से लेके सब चीज। और इस भाग 12 में ही एक मौलिक अधिकार जो था, जो मुख्य रूप से देखा जाए जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको ले आके इसमें भाग 12 में ही जोड़ा गया, अनुच्छेद 300 क में, ठीक है। तो अनुच्छेद 300 क में उसको जोड़ा गया, ठीक। ये भाग 12 में ही है। तो भाग 12 में वित्तीय संबंधी सारी चीजें हैं। फिर भाग 13 की तरफ अगर हम चलेंगे तो भाग 13 में हम देखेंगे कि जो व्यापार है वह किस में है? 13 में है। फिर 14 में अगर आप चलेंगे तो आपको 14 में दिखाई दे देगा मुख्य रूप से सर्विसेज, जैसे जो सेवाओं में आप देखेंगे, जैसे यूपीएससी हो गया,
ये सारी चीज़ें किसमें है, भाग 14 में है। भाग 15 में अगर आप जाएंगे तो निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन जो निर्वाचन आयोग है इससे संबंधित किसमें है, भाग 15 में है। हालांकि 14 के बाद अगर देखेंगे तो 14A भी है। अब 14A में जो है वो ट्रिब्यूनल्स है, क्या है, ट्रिब्यूनल्स है, यानी अधिकरण जिसको आप कहते हैं, वह अधिकरण किस में है, भाग 14A में है। 15 में निर्वाचन संबंधित आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर 15 के बाद अगर हम चलेंगे तो 15 में 324 अनुच्छेद से 329 अनुच्छेद तक है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर 16 वाले में अगर हम चलें, 16 वाला जो पार्ट है, 16 भाग है, उसमें अगर देखा जाए तो 16 वाले पार्ट में आप देख सकते हैं कि स्पेशल प्रोविजन है, कुछ क्लासेस हैं उनके लिए स्पेशल विशेष प्रावधान है, विशेष प्रावधान, जैसे ट्राइबल्स जो एरिया है वहाँ पे, ठीक है, ट्राइबल्स एरिया वाला जो क्षेत्र है या ऐसी जो क्षेत्र है वहाँ के लिए सर्टेन क्लासेस के लिए क्या है, कुछ मुख्य रूप से विशेष प्रावधान दिया गया है। भाग 17 अगर आप देखेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात जो की गई है वो भाग 17 में किया गया है। ठीक, भाग 18 में अगर आप चलते हैं तो भाग 18 में आप देखेंगे जो आपातकालीन प्रावधान है, इमरजेंसी वाला, तो आपातकालीन जो प्रावधान है, चाहे वो वित्तीय आपातकाल हो, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, वो सब भाग 18 में है। ठीक, वैसे ही अगर भाग 19 के तरफ अगर हम चलते हैं तो यह मिश्रित है, ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मिश्रित है। भाग 20 में अगर आप आते हैं तो संवैधानिक संशोधन है, संवैधानिक संशोधन भाग 20 में है, यानी अनुच्छेद 368 की बात की जा रही है, भाग 20 में है, ठीक है। भाग 21 में अगर बात किया जा रहा है तो कुछ मुख्य रूप से टेम्पोररी प्रोविजन दिए गए हैं, और भाग 22 में अगर आप देखेंगे तो हिंदी से संबंधित है भाग 22, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो पार्ट मैंने बताया यह इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको एक बार देख लेंगे अच्छे से तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, जो मुख्य रूप से जो 22वां बनाया जा रहा है एसटी आयोग के बारे में, उसको थोड़ा सा हम लोग जानकारी उसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने शुरू में ही बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST 22वां स्थापना दिवस मना रहा है, 19 फरवरी को इसको मुख्य रूप से इसकी स्थापना की गई थी। और अगर देखा जाए तो ये 89वां संवैधानिक संशोधन अगर आपसे पूछता है तो 2003 में अनुच्छेद 338A में इसको शामिल किया गया है। और यह एक कौन सा बॉडी है, कौन सा निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो 1992 में अनुसूचित जातियों और एसटी के लिए वैधानिक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी, जो मैंने बताया था अभी आपको कुछ समय पहले। 338 में दोनों थे, एससी और एसटी दोनों के लिए यही था आयोग। लेकिन 89वां संवैधानिक संशोधन 2003 के माध्यम से एससी के लिए अलग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एससी, और एसटी के लिए अलग आयोग 338A में व्यवस्था किया गया, NCST, ठीक ना। तो ये मैंने आपको बताया है 89वां संवैधानिक संशोधन, ये सारी चीज़ें मैंने बताया ही, 338 जोड़ा गया। ठीक, अब इसकी संरचना कैसी होती है, नेशनल कमीशन, अगर इसकी संरचना देखा जाए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसकी स्थापना, इसकी संरचना स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो इसमें मुख्य रूप से एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं, ठीक ना। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए, हाँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है उसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। लेकिन इसमें क्राइटेरिया क्या है कि कम से कम एक अन्य सदस्य महिला होनी चाहिए इसमें, ठीक। और इसको देखा जाए तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। किसी सदस्य को अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, उसे ज़्यादा के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और संवैधानिक मुख्य रूप से बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, ठीक। और जनजाति कल्याण पर राष्ट्रपति को रिपोर्टें सौंपता है और नीतिगत उपाय भी सुलझाने का काम करता है। और 2005 के अंतर्गत जो NCST एक्ट 2000 नियम जो है उसके अंतर्गत ये क्या करता है, इस सिफारिश करता है, वैकल्पिक आजीविका रणनीतियों को सुझाव भी प्रदान करता है राष्ट्रपति को। फिर पंचायत अधिनियम 1996 जो पेशा है उसके पूर्ण कार्यान्वयन का समर्थन भी तथा स्थानांतरित खेती को कम करने तथा समाप्त करने के समाधान की भी मांग किया गया था इसके द्वारा, ऐसे मतलब नेशनल कमीशन पर शेड्यूल्ड ट्राइब के। तो पेशा आपको पता होगा, जैसे पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है वो लागू हुआ 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। लेकिन ये जो पेशा है, यह चूंकि भारत में जितने भी
एससी जो कम्युनिटी है वह केवल पूर्वोत्तर भाग में नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों में लगभग पाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ वहाँ जहाँ स्पेशल, अब किसी राज्य में कहाँ पे कौन सा मुख्य रूप से अनुसूचित जाति है उसको नोटिफाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो वहाँ पे जो नोटिफाइड होता है वहाँ पे जो अनुसूची 5 में है, शेड्यूल 5 में है, उनके लिए जो चुनाव होता है स्थानीय लेवल पे वो पेशा के अंतर्गत लाने के लिए किया गया था। ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। परिभाषा से आपसे पूछेगा नहीं, जो पूछेगा मैंने बताया। संवैधानिक प्रावधान 366-25 में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया ये प्रदान करता है। अनुच्छेद 366 जो है 25, यह इसके द्वारा ही परिभाषित किया जाता है। और 342 में साफ साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य, संघ अथवा राज्य के क्षेत्र के संबंध में राज्य के मामले में राज्यपाल के परामर्श के बाद उस राज्य या उस यूटी के क्षेत्र में जनजाति और जनजाति समुदाय को, जनजातियों के भाग या समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति ही निर्दिष्ट करते हैं। अगर कोई राज्य होगा तो राज्य वहाँ के मामले में राज्यपाल से परामर्श के बाद, और परामर्श इतना वो जो है होता है वो बाध्यता होता नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति ही क्या करते हैं? नोटिफाइड करते हैं कोई जनजाति जो क्षेत्र होता है उसको। ठीक है, और राज्य के मामले में देखा जाए तो राज्यपाल के परामर्श के बाद। ठीक है, 5वीं अनुसूची में अगर देखा जाए तो 6ठी अनुसूची के राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित जनजाति होते हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची आपका कहता है जो संविधान का है। और 6वीं अनुसूची जो कहता है वो अत्रिमियम यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, जहाँ स्वायत्त मुख्य रूप से जिला परिषद होते हैं, वहाँ की बात करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से आप पढ़े ही होंगे लक्ष्मीकांत में। तो ये सारा चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया। 338 में क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन कर सकता है, यहाँ से प्रश्न आपके लिए बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके, और मुख्य रूप से आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से था। फिर मिलता है अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।